हेलो जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 50। सो स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 50। इसके लिए आप लोग निकालेंगे कॉपीज और ये वाला सेक्शन हम लिखने वाले हैं कॉपी में, और इसको कॉपी में लिखते ही हम सब चीज समझ लेंगे। ओके। आज सेक्शन नंबर 50 ये बात करता है डेप्रिशिएबल। अगर आप कोई भी एसेट को सोल्ड करते हो विच इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, यानी कि जो वो ब्लॉक ऑफ एसेट में था, ठीक है, यानी कि उस पर डेप्रिसिएशन लगता होगा। अगर आप उसे सोल्ड आउट करोगे तो उस पर किस तरह से टैक्सेशन लगने वाला है, ये बात करेगा सेक्शन नंबर 50। ओके। नाउ सी, यूजुअली राइट इट विद मी, इफ यू होल्ड एन एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एग्जाम्पल फॉर more than 24 months, the profit is treated as capital gains, which is a long term capital gains. But section number 50 is a special provision, the special provision that overrides this general rule. What it says that, see, अगर आप कोई भी एक एसेट है जो आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कैपिटल गेन जब भी आप उसको सोल्ड आउट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा और उस पर टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होगा। बट सेक्शन नंबर 50 इसी को ओवरराइड कर देता है, इसी प्रोविजन को ओवरराइड करता है, और वो कुछ और बात कहता है। वो क्या कहता है देखो, अभी तक पढ़ लिया जो जनरल रूल था, यानी कि अगर आपने कोई एसेट 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया हुआ है और उसको आप सेल आउट करोगे तो वो कैपिटल गेन बनता है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 24 मंथ से पहले सोल्ड आउट कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। बट सेक्शन नंबर 50 कुछ अलग बात कहेगा। सेक्शन नंबर 50 कहता है, अगर कोई कैपिटल असेट, यानी कि अगर कोई एसेट जो पार्ट करता है, फॉर्म पार्ट ऑफ दी ब्लॉक ऑफ असेट, यानी कि वो एक ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है। ऑन विच, अगर ब्लॉक का पार्ट है तो डेप्रीसिएशन लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा। ऑन विच द डेप्रीसिएशन हैज बीन अलाउड, देन एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर is deemed to be short term capital gains, irrespective, या फिर regardless of how long the asset was held। ओके। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक ऐसा एसेट जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में था, उन पर डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो कितने समय के लिए होल्ड किया हुआ था, चाहे वो 24 मंथ से बाद में भी होल्ड, 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया गया, कम होल्ड किया, इट विल ऑलवेज बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमें कोई मतलब नहीं कि वो कितने समय तक हेल्ड किया गया, कितने समय तक आपने होल्ड किया। यानी कि जनरल रूल क्या है, अगर आपने कोई एसेट 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। बट सेक्शन नंबर 50 कहता है, अगर कोई एसेट आप जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है वो ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट है, उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, उस पर कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं लगेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस नहीं लगते। बताओ सेक्शन नंबर 50 इतनी बात समझ आती है कि वो क्या चीज ओवरराइड करता है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं इससे थोड़ा सा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल गेन्स अंदर अंडर section number 50, capital gains under section number 50 are computed
generally in two specific situations or circumstances. Just say situations only. टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. अब इसमें देखो दो सिचुएशंस आएंगी, वो दो सिचुएशन समझो. सिचुएशन नंबर वन, जिसको कहेंगे हम सिचुएशन ए. ठीक. वेयर द सेल्स कंसिडरेशन एक्सीड करता है, सेल कंसिडरेशन एक्सीड करता है वैल्यू ऑफ द ब्लॉक को, यानी कि सरप्लस का केस है. मतलब क्या है? सरप्लस का केस है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ब्लॉक की वैल्यू थी ना, आपको उससे ज्यादा क्या मिल गया? सेल कंसिडरेशन मिल गया, इसलिए क्या आ गया? सरप्लस आ गया. तो पता है इस केस में क्या होता है? इस केस में पता है क्या होगा? लिखो. ये कब होगा? दिस हैपन्स व्हेन यू सेल वन or more assets from the block and money you receive the money you receive is more than the total cost available, more than the total cost available in that block. यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक या एक से ज्यादा एसेट बेच रहे हो. सारे एसेट बेच रहे हो क्या? नहीं. एक ब्लॉक में अगर 10 एसेट्स हैं तो या तो आप एक एसेट बेच रहे हो या फिर एक से ज्यादा बेच रहे हो, 6 7 8 कितने भी बेच रहे हो, 9 बेच रहे हो, बट पूरा का पूरा ब्लॉक खाली कर रहे हो क्या? नहीं. उत्तम. जब एक या एक से ज्यादा सेट बेचने पर जहां पर ब्लॉक पूरा खाली नहीं हो रहा है, उस पर अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा ज्यादा है आपकी टोटल कॉस्ट इन द ब्लॉक. ब्लॉक में जितनी कॉस्ट यानी कि जितनी डब्ल्यूडीवी पड़ी है उससे ज्यादा आपको अगर पैसा मिल गया है तो आप सिचुएशन ए में आते हो. पर पहली कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए. ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए. इसमें हम कहते हैं, इसमें पता है क्या कहते हैं? द ब्लॉक, इसमें वही लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट जो है. द ब्लॉक इज स्टिल, द ब्लॉक इज स्टिल एग्जिस्ट, द ब्लॉक इज स्टिल exist physically, the stock is still exist physically. ठीक है, ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है. नाउ किस तरह से कंप्यूट करेंगे? नॉर्मल है कैपिटल गेन, कैलकुलेट कैसे करोगे? नॉर्मल बचपन वाले अगर लॉजिक भी लगाओगे ना, हमें क्या चाहिए? सेल कंसिडरेशन ना. सुनो कैसे निकालोगे. हमारे को एक्सेस वाला अमाउंट चाहिए. देखो कैसे निकालोगे, समझो. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसी को कहते हैं हम सेल प्राइस. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कुछ और नहीं होता, क्या होता है? सेल प्राइस होती है. ठीक है. इज more than the aggregate of. अगर आपकी सेल प्राइस मैं जो लिखने वाला हूं उनकी एग्रीगेट से भी ज्यादा है तो आपको वो क्या होगा? जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा. देखो कैसे. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को क्या कहते हैं? हम सेल प्राइस कहते हैं. अब ये किससे ज्यादा होना चाहिए? एग्रीगेट ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. ओके. सेकंड थिंग, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी. Third thing, what is the asset acquired during the year? Okay, actual cost of the asset acquired during previous year. अगर मैं देखो, अगर मैं आप लोगों को एक जनरल बात बताऊं, इस वाली बात को छोड़ो, मैं आप लोगों को एक जनरल बात बताऊं क्या? बचपन याद करो अपना. नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ. भूल जाओ यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स चल रहा है. नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ. आप लोगों को जब प्रॉफिट निकालना होता है, जब आप लोगों को प्रॉफिट निकालना होता है तो आप क्या करते थे बचपन में? सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट माइनस करते थे, वही आपकी प्रॉफिट होती थी. अच्छा, कॉस्ट में भी देखो ना, कॉस्ट में कई तरह से हो सकते थे. अब सपोज करो मैंने एक एसेट सोल्ड आउट किया है. ठीक है. एसेट, कई सारे एसेट रखे हुए थे और एसेट सोल्ड आउट किए. मैंने क्या किया होगा? देखो, सेलिंग प्राइस में से मैंने कितना खर्चा ब्रोकरेज में दिया होगा वो मैंने माइनस किया होगा. ब्रोकरेज. ठीक है. उसमें से मैंने कितने का सामान बेच दिया, कितने का सामान चला गया.
ठीक है, मेरी ओपनिंग डब्ल्यू जो थी उस सामान की, मैंने वो चली गई, और जो मैंने परचेज किया था इस साल, मेरा वो भी चला गया। यानी कि इतना कुछ सामान बेचने पर मेरे को इतना खर्चा हुआ, और इतना खर्चा करने पर मुझे इतना पैसा मिला। तो जो बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ। मेरा इतना सामान बेच गया, मेरा ओपनिंग डब्ल्यू भी चला गया, मेरा परचेसेस भी चली गई, इसको बेचने के लिए मैंने कुछ खर्चा भी किया, तो टोटल मेरा एक्सपेंसेस ये हो गया। उसके लिए मैंने पैसा कितना मिला मुझे, उसके लिए सेल प्राइस वही होता है। तो देखो ना, क्या मैंने कुछ नया कुछ लिख दिया क्या? सेल प्राइस में से, अगर सेल प्राइस ग्रे मोर देन, अगर मोर देन है किसका, एग्रीगेट ऑफ द, इन तीनों को एग्रीगेट कर दो, उससे ज्यादा है, तो जो एक्सेस होगा ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। सो द एक्सेस विल बी व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि इस वाले सेक्शन में लॉन्ग टर्म तो आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट। तो ये हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। समझे क्या इस वाली बात को आप लोग? हाउ टू कंप्यूट, समझे क्या? अगर मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट ऑफ द थ्री थिंग्स, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अच्छा, मैं एक और लास्ट सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जल्दी से। आओ ना, सिचुएशन नंबर बी की बात कर लेते हैं। सिचुएशन बी। अभी तक मैंने, पता है, एक या एक से ज्यादा एसेट बेचे थे, पर मैंने ब्लॉक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस वाले केस में ना, हम कहेंगे द ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी कि अब ब्लॉक ही खत्म हो गया, यानी कि हमने सारे के सारे एसेट ही सोल्ड आउट करते जो उस ब्लॉक में थे। तो ये क्यों होता है, देखो, दिस हैपेंस व्हेन ऑल द all the assets in a specific block are are transferred during the प्रीवियस ईयर। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपके सारे के सारे एसेट्स को आप सोल्ड आउट कर देते हो, पूरा ब्लॉक खत्म कर देते हो, तो वो सिचुएशन बी में आता है। और यहां पर भी कैसे कंप्यूट करोगे पता है आपको? सेम वे, कंप्यूटेशन तो सेम वे ही होनी चाहिए ना। पर सुनो, इधर कुछ चेंजेस आएंगे, सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। यस, सुनो, यू कंपेयर द सेल वैल्यू, compare the sale value with the total cost. Sale value is what here? Is the full value of the consideration with the total cost. ओके, टोटल कॉस्ट क्या होती है? ओपनिंग डब्ल्यू होगी, इसमें आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी जो आपने परचेस किया होगा उसकी, साथ में आपने जो एक्सपेंसेस किए होंगे ऑन द ट्रांसफर, वो आपकी टोटल कॉस्ट होती है। यानी कि वो मुझसे कह रहा है कि अगर आपकी, ये एस वी क्या हो गई, एस वी को मैं लिख देता हूं सेल वैल्यू। अगर आपकी सेल वैल्यू, समझना आप ज्यादा, सेल वैल्यू ज्यादा है आपकी कॉस्ट से, कॉस्ट क्या, ओपनिंग डब्ल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, तो जो डिफरेंस आएगा ना, बताओ, वो तो टैक्सेबल होगा एस एस टी सी जी, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से मेरी, तो इट इज गोइंग टू बी एस टी सी जी, करेक्ट। बट सुनो, अगर सेल वैल्यू कम है कॉस्ट से, अगर सेल वैल्यू कम है कॉस्ट से, तो यहां पर जो डिफरेंस आता है ना, यहां पर जो डिफरेंस आता है ना, वो टैक्सेबल होता है एज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यानी कि वो टैक्सेबल नहीं होता, उसको टैक्स डिडक्शन मिलती है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, आप उसको देन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहां पर सेट ऑफ हो जाता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर सेल वैल्यू, जो आपकी सेल वैल्यू कम आती है कॉस्ट से, तो इधर लॉस हो सकता है। बट इस देयर, इस वाले केस में, जहां पर अभी हमने बात करी, अभी हमने बात करी सिचुएशन ए में, यहां पर अगर ये मोर देन है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है। बट सपोज करो यहां पर ये मोर देन नहीं आता, अगर आप लोगों ने जगह छोड़ी है तो ठीक है, नहीं छोड़ी है तो भी कोई बात नहीं है, मैं नीचे एक समरी लिख पाऊंगा, उसमें सब कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 लाइन की समरी आप लोग समझो। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, सपोज करो कि मेरी सेल वैल्यू जो हो जाए ना, वो कम हो जाए कॉस्ट से। मेरी सेल वैल्यू यहाँ पर अगर सिचुएशन ए में ही कम हो जाए कॉस्ट से, बट ब्लॉक इज एग्जिस्टिंग, बिकॉज सिचुएशन वन में मैंने ब्लॉक नहीं बेचा था, ब्लॉक इज एग्जिस्टिंग। इन दिस पर्टिकुलर केस पता है क्या होता है, इस केस में आपकी ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही क्या बन जाता है आपका, क्लोजिंग डब्ल्यू बन जाता है। और इस पर आप आगे डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो, डेप्रीसिएशन टू बी क्लेम्ड, डेप्रीसिएशन टू बी क्लेम्ड। तो दो चीजें देखो, अगर सेल वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो दोनों केसेस में चाहे सिचुएशन ए हो या सिचुएशन बी हो, क्या बनने वाला है, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर लॉस वाली सिचुएशन होती है, यानी कि सेल वैल्यू कम होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, तो सिचुएशन ए जहां पे ब्लॉक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल है, वो आपकी कैरिंग वैल्यू बन जाती है, यानी क्लोजिंग डब्ल्यू बन जाती है, उस पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। पर सिचुएशन बी में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों बन जाता है, क्योंकि अब आपका ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, हर एसेट खत्म हो चुका है, तो यानी कि आपने सब कुछ ही बेच दिया, तो अब वो लॉस हो गया। अब जब सब कुछ बेच दिया, तो आप डेप्रिसिएशन किस पर क्लेम करोगे, किसी पर नहीं क्लेम कर सकते ना, इसलिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बन जाता है सिचुएशन नंबर बी में। बट सिचुएशन नंबर ए में अभी आपके पास एसेट बचे हुए हैं ना, तो उस पर देन आप क्या करते हो, उसको एडजस्ट करके आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हो। अंडरस्टूड, दिस इज क्लियर टू यू नाउ? क्या मैं आप लोगों को एक समरी लिखवा दूं क्या, समरी बनवा दूं? चलो आ जाओ। सिनेरियो, सिनेरियो, कंडीशन, सिनेरियो एंड कंडीशन थोड़ा पास में, एंड रिजल्ट। ठीक है, ये हमारी बात है। पहला सिनेरियो सुनो, पहला सिनेरियो सरप्लस का सिनेरियो है, यहां पर आपकी सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन दी कॉस्ट। सेल वैल्यू आपकी ग्रेटर है कॉस्ट से, ये सिचुएशन सिचुएशन ए है, जहां पर ब्लॉक एक्सिस्ट करता है, ब्लॉक एक्सिस्ट। ओके, सो इधर क्या होगा, इधर जो डिफरेंस होगा ना, जो भी डिफरेंस होगा, वो आपका बनता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिचुएशन ए में ही एक केस बनता है डेफिसिट का केस, यानी कि जो आपकी सेल प्राइस है वो कॉस्ट से कम है, ये भी सिचुएशन ए का ही पार्ट बनती है। इसमें क्या होता है, इधर भी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, इधर भी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पर जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना, वही आपका क्लोजिंग डब्ल्यू बन जाता है, और उस पर आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते रहते हो, उस पर आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते रहते हो। बट सुनो ना, एक पॉइंट और बचा हमारा, सिचुएशन बी, सिचुएशन बी। ओके, सिचुएशन बी क्या कहता है, यहां पर अब आपका ब्लॉक क्या हो गया, सिचुएशन बी क्या है हमारी, सरप्लस हो, ठीक है ना, यानी सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, सिचुएशन बी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर क्या है, मेरा ब्लॉक नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो भी डिफरेंस आएगा मेरा, कहाँ जाएगा वो डिफरेंस, टेल मी दैट, जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। बट एक लास्ट केस भी आता है, कहाँ लिखूं, चलो लास्ट में लिख देता हूँ, लास्ट केस भी आता है, डेफिसिट बन जाएगा, यानी कि सेल वैल्यू कम हो जाए कॉस्ट से, ये भी सिचुएशन बी ही है, ये भी क्या है, सिचुएशन बी है, बट यहां पर भी ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इधर जो डिफरेंस आएगा ना, यहां पर जो डिफरेंस बनेगा ना, वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा। तो देखो ना, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, जो जो डिफरेंस है वो कौन से पॉइंट में है, जल्दी से बताओ, जो भी डिफरेंस है वो सेकंड और फोर्थ पॉइंट में ही तो है बस, जो भी डिफरेंस है वो सेकंड और फोर्थ पॉइंट में ही तो है बस। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाले पॉइंट भी समझ आ गया? सेक्शन नंबर 50 कंप्लीट, अगर आपको ये समझ आ गया तो बोलो। सेक्शन 50 कंप्लीट, अगर आपको ये समझ आ गया तो
मैं आगे बढ़ूं, एक बार जरा, अब इसको एक बार जरा पढ़कर देखो। जस्ट इसमें क्या है कि आपका जो WDV होता है ना, WDV आप कब कंप्यूट करते हो? ईयर एंड पर कंप्यूट करते हो, इतनी बात ठीक है। हाँ, पर पॉइंट नंबर बी एक बार समझो, इसमें क्या कहता है। हम हर चीज, आपको पता है ना, हर चीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जो सरकार ने तय कर रखी होती है कि इस जमीन की इतनी कीमत है। और वो कंपेयर करो कि आप सेल कंसिडरेशन से, हम बार बार कह रहे थे ना, यहां पर देखो, हम ये कह रहे थे ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे पता लगाते हैं, समझो। हम कंपेयर करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन से, यानी कि एक्चुअल में मेरे को इतना पैसा मिला, सरकार के लिए इस चीज का इतना पैसा मिलना चाहिए था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकार के लिए इस चीज का इतना पैसा तो मिनिमम मिलना ही मिलना चाहिए था, बट हमें मिला इतना। तो कह रही है सरकार, अच्छा मैं जितना बोल रही हूँ उससे मिनिमम मिलना चाहिए, तुमने उससे भी कम में बेच दिया, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है सेल कंसिडरेशन से, तो आपने गलत में बेचा, आपने कम में बेचा है, ये आपकी गलती है। यानी कि आपने आपने गलत रेट में बेच दिया। अगर आप, हो सकता है आपने टैक्स बचाने के लिए कम रेट में बेचा हो, सेल कंसिडरेशन कम दिखा रहे हो, तो सरकार कहती है हम अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। बट सपोज करो आपने सरकार के बताए हुए पैसों से भी ज्यादा में बेच दिया, तो सरकार कहती है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम जेन्युइन केस है, हो सकता है इससे ज्यादा की भी रेट चली गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा पे बेचोगे तो मेरे को ज्यादा पर टैक्स मिलेगा ना, सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहती है अगर सेल कंसिडरेशन ज्यादा है एसडीवी से, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। ये सारी चीजें आप कैपिटल गेन में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी इतना ही समझ आ जाए। ठीक है, एक्सीड करती है WDV से तो होल ब्लॉक इज सोल्ड एंड कंसिडरेशन में नॉट एक्सीड द WDV। यहां पर वो सिचुएशन मैंने आपको दी हुई है, अगर एक या एक से ज्यादा एसेट बेचते हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ये तीनों चीज माइनस करते हो, तो यहां पर तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर लॉस वाली सिचुएशन होगी तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहोगे, बट अगर सारे एसेट सोल्ड कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और गेन दोनों आ सकते हैं। तो यह वाला तो आपको इजीली समझ आ रहा था। पॉइंट नंबर 3 और 4 तो आपको इजीली समझ आ रहे थे। 1 और 2 भी क्या बताओ, समझ आ गए क्या आप लोगों को? जल्दी से बोलो, क्या 1 और 2 भी आप लोगों को इजीली समझ आ गए? आगे बढ़ो, बोलो जल्दी से। क्या मैं सेक्शन नंबर 33 AB के लिए आगे बढ़ जाऊं? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टी डेवलपमेंट अकाउंट, बोलो। Yes, so section number 33AB, which is a deduction in respect of the T development account. Now, what does it say is that, suppose अगर आपका एक एसएससी है, वो क्या काम कर रहा है? ग्रोइंग कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। किसकी? टी की, कॉफी की और रबर की। इन तीन की, इन तीन के अलावा किसी और की नहीं, नहीं चलेगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ तीन ही अलाउड है, व्हाट इज? टी, कॉफी एंड रबर। कहां पर कर रहा है? वो भी इंडिया में कर रहा है, तो ही इस सेक्शन में आना, अदरवाइज मत आना। क्या कर रहा होना चाहिए मेरा एसएससी? ग्रो कर रहा होना चाहिए और मैन्युफैक्चर कर रहा होना चाहिए, क्या? टी, कॉफी और रबर, वो भी कहां पर? इंडिया में। तभी इस सेक्शन में आना, अदरवाइज इस सेक्शन में मत आना। बोलो, ये इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? इजी है। यस। उसको करना क्या चाहिए? उसको करना चाहिए कि वो नबार्ड में या फिर किसी भी डिपॉजिट अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करे। वो कौन सा अकाउंट होना चाहिए नबार्ड में या फिर डिपॉजिट अकाउंट में? जो वो टी बोर्ड और रबर बोर्ड अप्रूव करेंगे, जो अप्रूवल होगी गवर्नमेंट से, वो ऐसे अकाउंट में आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, एक और कंडीशन है, कहता है टाइम लिमिट से ही डिपॉजिट करना। कभी ऐसे वैसे मत करना, जितना हमने टाइम लिमिट दिया तब तक ही आपको डिपॉजिट करना है, तभी डिडक्शन मिलेगी। इस टाइम लिमिट को ब्रीच करके अगर आप डिपॉजिट करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज अर्लियर ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, आपका एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है? आपका प्रीवियस ईयर है 25-26। एंड कब हो रहा है आपके प्रीवियस ईयर का? 31 मार्च 2026। इसके एंड के 6 महीने तक, यानी कि 30th of September 2026। या तो ये डेट, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, ये एसएससीज होते हैं, इनकी टैक्स ऑडिट करानी कंपलसरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी बात देखोगे। तो टैक्स ऑडिट की डेट ये होती है, सेम डेट ही टैक्स ऑडिट की भी होती है। और इनको रिटर्न भरनी होती है ना, उसके 1 महीने बाद उनकी रिटर्न जाती है। 1 महीने बाद टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट होती है, उसके बाद 1 महीने बाद उनकी रिटर्न जाती है। तो उनकी रिटर्न की डेट होती है 31 ऑफ अक्टूबर। तो विच एवर इज अर्लियर, 30th ऑफ
सितंबर या फिर 31st ऑफ अक्टूबर, 30th ऑफ सितंबर ना, देयरफॉर द ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 30th ऑफ सितंबर फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि आपको इस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको पैसा जमा करवा देना पड़ेगा नबार्ड में या फिर डिपॉजिट अकाउंट में, जैसा आपकी मर्जी हो। अच्छा, पर सरकार को क्या सपना आ रहा है कि आपने पैसा जमा करवा दिया? नहीं, सरकार को चाहिए, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, पर सरकार चाहती है, आप पे भरोसा नहीं करती सरकार, सरकार भरोसा करती है हम जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स पर। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स पर, जैसे आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स पर सरकार भरोसा करती है, तो उसके लिए क्या कहती है सरकार, सरकार कहती है कि आपको है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट से। कब तक? 1 महीने पहले, ड्यू डेट फाइलिंग करने से पहले। वही मैंने बताया था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपकी 31st ऑफ अक्टूबर होती है, उससे 1 महीने पहले तक आपको रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है, तो उसकी ड्यू डेट भी आपकी 30th ऑफ सितंबर ही बनती है। ठीक है ना? तो आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स को क्या करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो बताओ, ये 4 चीजें आपको क्लियर हो गई। हमारा असेसी क्या है? असेसी एक ऐसे बिजनेस में जो ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या, टी, कॉफी और रबर को, दैट टू कहां पर, इंडिया में कर रहा है, तो अलाउड है। उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा नबार्ड में डिपॉजिट अकाउंट में। कब तक? 30th ऑफ सितंबर तक। ओके, और उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवानी पड़ेगी चार्टेड अकाउंटेंट से। अगर ये सारे काम कर लेता है तो हम उसे कुछ डिडक्शन देंगे। डिडक्शन कितना देंगे? लोअर देंगे डिडक्शन किसका, जितना आपने पैसा जमा करवाया इन पॉइंट नंबर 2 ना, नबार्ड में जितना भी पैसा आपने जमा करवाया वो वाला अमाउंट, या फिर हम लेंगे 40% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर सच डिडक्शन। इस डिडक्शन को लेने से पहले बाकी सारी डिडक्शन ले लो। चैप्टर नंबर जो आपका पीजीबीपी है, पीजीबीपी के सारी डिडक्शन ले लो, सिर्फ 33 AB की डिडक्शन छोड़ दो, क्योंकि वही तो हमें कंप्यूट करनी है। तो उसके बाद जो सारी डिडक्शन लेने के बाद जो हमारी नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, उसका 40% लो और अमाउंट डिपॉजिट लो, विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी योर डिडक्शन। सी, इधर आओ, जो देखो समझो, मेरी बुक्स के हिसाब से ये प्रॉफिट था, उसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी, बस 33 AB की एडजस्टमेंट छोड़ दी, तो मेरे पास ये प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स क्या बचता है, इतना बचता है। इसमें मैं सेक्शन नंबर 33 AB की जब डिडक्शन लेने जाऊंगा ना, तब मैं कहूंगा लोअर चाहिए मुझे, पहले किसका, अमाउंट डिपॉजिटेड का, ठीक है, सब जो भी मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया होगा वो, और 40% ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का मैं 40% लूंगा। ठीक है, जो भी होगा उसका लोअर, यहां से वो डिडक्शन लूंगा, तो फाइनली मेरे पास क्या मिल जाएगी, फाइनली मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा जो नेट प्रॉफिट होगा। अब उसमें मैं कुछ और एडजस्टमेंट करने वाला हूं, वो क्या एडजस्टमेंट है, जस्ट अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, पॉइंट नंबर 5 तक क्वांटम ऑफ डिडक्शन तक आपको समझ आ गया, सब कुछ इजी है, कोई भी चीज टफ नहीं थी। यस, अब आओ विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। हमेशा क्या डिपॉजिट करता ही रहूंगा, सिर्फ डिपॉजिट ही करता रहूंगा, कभी उसका विड्रॉल नहीं करूंगा? सरकार कहती है हाँ कर सकते हो विड्रॉल। देखो, क्लोजर और डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस का केस होगा ना, ये क्या होगा, आप ये दोनों चीजें क्या होती है, खुद से हो रही हैं। मतलब आप लोग जान के कर रहे हो, या तो अपना बिजनेस आप जान के बंद कर सकते हो, या फिर आप जान के डिसॉल्व कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहोगे तो क्लोज करोगे, आप चाहोगे डिसॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इन दैट पर्टिकुलर केस ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल आपने विड्रॉ किया ना अमाउंट, इस बिकॉज ऑफ द क्लोजर और डिसोल्यूशन आप विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आपका जिस साल आपने विड्रॉ किया उस साल आपकी पीजीपी इनकम है, उस पर टैक्स देना। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ हो गया, ये तो बहुत दुख की बात है ना। एसएससी की डेथ हो गई, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, क्योंकि कंपनी के पास इतनी सफिशिएंट लिक्विडिटी ही नहीं थी। इन दीज केसेस इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। अंडरस्टूड? तो दो केसेस में, डिस्क्लोजर सॉरी डिसोल्यूशन और क्लोजर, इन दो केसेस में इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ विड्रॉल। बाकी 3 केसेस में, यानी कि डेथ, पार्टीशन और लिक्विडेशन में टैक्सेबल नहीं होता है। अच्छा सुनो तो, ये और कहता है, ये कहता है कि आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पर हम जो बता रहे हैं ना, उन जगहों पर इस्तेमाल मत करना। अगर आपने उन जगहों पर इस्तेमाल किया तो आपकी पीजीबीपी इनकम मान लेंगे और उस पर टैक्स ले लेंगे। इन चीजों के अलावा आप कहीं भी इस्तेमाल करो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों के अलावा आप कहीं भी इस्तेमाल करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट याद रहे, क्या याद रहे, इन जगहों पे इस्तेमाल मत करना। कहता है जब भी आपने कोई अमाउंट जो डिपॉजिट किया था ना नाबार्ड से, वो यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, वेयर एनी डिपॉजिटेड अमाउंट, जब आप विड्रॉ करते हो और उसको यूटिलाइज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए? देखो, अ मशीन ऑफ प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइज और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ऑफिस अप्लायंसेस, मशीनरी ऑफ प्लांट ऑन विच 100% कॉस्ट इज अलाउड इन एनी वन प्रीवियस ईयर। डोंट यू थिंक ये तीनों चीजें आज ही आप पढ़कर आए हो, एडिशनल डेप्रीसिएशन वाले 3 पॉइंट है ये? बोलो ना, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले 3 पॉइंट है, सेम टू सेम?
बस इसमें ऑफिस अप्लायंसेस में लिख दिया गया नॉट बीइंग अ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स आर अलाउड। आप कंप्यूटर्स परचेज करोगे कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर्स के अलावा कोई चीज परचेज करोगे तो ऑफिस अप्लायंसेस में कंप्यूटर के अलावा कुछ परचेज कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी योर डीम्ड पीजीबीपी इनकम। दूसरी बात सुनो, एक बात, ये तीन बात तो हो गई। चौथी बात हमारे को करनी है, आपका बिजनेस क्या है, टी का, कॉफी का, रबर का, तो जो भी करो इन्हीं से रिलेटेड करो। टी कॉफी रबर, पैसा विड्रॉ करके भी इन्हीं से रिलेटेड काम करना है, टी कॉफी रबर। ऐसा नहीं पैसा विड्रॉ किया, नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया और क्या बना रहे हो, शराब, टोबैको, ये सारे काम कर रहे हो, माफ करो, हम आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दे सकते। आपको क्या बनाना, आप लोगों को चाय कॉफी ही पिलानी है, आप लोगों को दारू वगैरह नहीं पिला सकते। बियर इज नॉट अलाउड, एल्कोहल्स टाइप की चीजें नहीं अलाउड, टोबैको नहीं अलाउड। 11th शेड्यूल में दी गई सारी चीजें हैं, ये वाले काम आप नहीं कर सकते हो। अगर इन काम के लिए अगर आप नई प्लांट मशीनरी खरीदते हो तो दे आर नॉट अलाउड, और वो आपकी पीजीबीपी इनकम मान ली जाएगी। बोलो, सच मिस यूटिलाइज अमाउंट, जो भी आपने मिस यूटिलाइज किया यानी कि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, उसको आपकी पीजीपी की इनकम मान ली जाएगी उस साल की। तो यही बात लिखी हुई है। देखो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया था। अब यहां पर कह रहा है अगर आपने अमाउंट को गलत इस्तेमाल कर लिया तो ये भी आपकी पीजीबीपी इनकम है। चलो जोड़ो इस इनकम को भी, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो जोड़ो इस इनकम को। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आप यहां पर क्या कहेगा, आपने जिस साल पैसा विड्रॉ किया ना, आपको पैसा उसी साल लगाना पड़ेगा। अगर आपने उस साल उस पैसे को खर्च नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो वो आपकी पीजीपी इनकम बन जाएगी। सपोज करो मैंने इस साल 50 लाख रुपीज विड्रॉ किया था, बट मैं यूटिलाइज सिर्फ 40 लाख कर पाया, यानी कि 10 लाख रुपीज में यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट हो गया। अगर ये मेरा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है ना, जो मैं इस साल इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट भी क्या हो जाता है मेरे लिए, टैक्सेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी। देखो ना, सच विड्रॉन अमाउंट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज विड्रॉन, यानी कि जिस साल आपने विड्रॉ किया था उस साल वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, तो अमाउंट जो आपने नहीं यूटिलाइज किया वो आपकी पीजीपी इनकम बन जाएगा। यानी कि क्या कहना चाहता है, यूटिलाइजेशन शैल बी इन द सेम प्रीवियस ईयर ऑफ विड्रॉन, जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हो उस साल की आपकी, उसी साल में आपको यूटिलाइज करना है, नहीं किया तो आपकी वो पीजीपी इनकम। देखो ना, अगर मैंने नहीं यूटिलाइज किया अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ड्रॉन इन द प्रीवियस ईयर, ये भी आपकी पीजीपी इनकम बनती है, बन गई। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन, साथ के साथ आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो बताता जा रहा हूं मैं। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। सेक्शन नंबर 33 ए बी, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, दोनों सेम क्वेश्चन होंगे, सिमिलर टाइप्स के। ठीक है, अच्छा चलो, अब एक कंडीशन लगाता है, पॉइंट नंबर 3 कंडीशन लगाता है। सपोज करो, सपोज मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 था, ये प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026 को, तो कहता है 2026 को मार्च खत्म हो रहा है ना, आपने इस साल कोई एसेट खरीदा होगा 25-26 में। सो जिस साल भी आपने कोई एसेट खरीदा उसके एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, देखो मेरा एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ये है, इसके 8 साल तक आप उस एसेट को बेच नहीं सकते, यानी कि 31 मार्च 2034 तक आप 2034 तक इस एसेट को बेच नहीं सकते। कहां से लगाया आपने, 31 मार्च 2026 से 8 ईयर्स जोड़ो, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा क्या, 31 मार्च 2034। आप यहां तक उस एसेट को सोल्ड नहीं कर सकते हो, या आपको उसका लॉक इन पीरियड दिया गया कि यहां तक आप उसको रखोगे अपने पास। बट सर अगर मैंने गलती से सोल्ड कर दिया तो, 8 साल से पहले सोल्ड कर दिया तो, अगर सोल्ड कर दिया तो जिसने का भी वो खरीदा था उसकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी ना, वो आपकी पीजीबीपी इनकम बन जाएगी, वो आपकी पीजीबीपी इनकम बन जाएगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है क्या, बोलो इतनी बात क्लियर होती है क्या। देखो समझो, वेयर द एसेट एक्वायर्ड एज पर द स्कीम इज सोल्ड और ट्रांसफर करता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड, वी एक्वायर्ड इन 25-26, उसका एंड कब हुआ, 31 मार्च 26, यहां से 8 साल लगाओगे तो यहां तक आप नहीं सेल कर सकते। अगर आपने कर दिया तो सच कॉस्ट, अगर कर दिया तो सच कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी कि वही एक्चुअल कॉस्ट जो इस सेक्शन में डिडक्शन के लिए एलिजिबल थी, वही आपकी पीजीबीपी इनकम बन जाएगी। अंडरस्टूड, इतनी बात क्लियर। नाउ मैं कुछ एक्सेप्शन की बात करता हूं, अगर वही एसेट अगर आपने 8 साल से पहले पहले सोल्ड कर दिया, बट किया किसको है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर जो सेल हुई है वो सक्सेशन ऑफ फर्म बाय अ कंपनी, इस
इन चीजों में हुई है, इन चार चीजों में हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अलाउ करते हैं, हम इसको अलाउ करते हैं, कोई बात नहीं, आप 8 साल के अंदर भी इनको बेच सकते हो। बट सुनो, एक नई बात, अगर सेल वैल्यू एक्सीड करती है कॉस्ट को, सेल वैल्यू एक्सीड करती है कॉस्ट को, तो जो एक्सेस होगा वो कैपिटल गेन की तरह टैक्सेबल होगा, वो कैपिटल गेन की तरह टैक्सेबल होगा। क्या ये वाली बात मैंने आपको कुछ नहीं बताई है क्या? सेल वैल्यू एक्सीड करती है कॉस्ट को, तो क्या ये वाली बात मैंने आपको नहीं बताई है क्या? बताओ। अगर 10 लाख रुपए की एसेट थी, मैंने एक, सॉरी, 1 लाख की एसेट थी, 1,20,000 में बेचती, तो जो 20,000 रुपए है वो कैपिटल गेन होगा। ये मैंने कोई नई बात बताई आप लोगों को कि आप लोग ऑलरेडी इतने होशियार हो ना? बताओ। ये पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों को समझ आया क्या, ग्रिप में आया क्या? बोलो जल्दी से। ये पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों को ग्रिप में आया क्या? बहुत आसान है कि नहीं है? ईजी है। फ्लो में चलो, धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो, अगर मैंने कोई एसेट सोल्ड कर दी, ऑफ द एसेट बिफोर 8 साल से पहले पहले सोल्ड कर दी, तो वो भी मेरी इनकम। अब यहां तक मेरी टोटल इनकम बन चुकी है, यहां तक मेरी टोटल इनकम बन चुकी है। अब यहां से आती है ट्विस्ट। देखो ना, क्या कह रहा था ये कह रहा था कि मैं टी, कॉफी, रबर उगाता हूं, साथ के साथ उसे मैन्युफैक्चर करता हूं, यानी कि उगाने के बाद उस पर कुछ ना कुछ मैं प्रोसेसिंग वगैरह का काम कर रहा हूं। उगाना इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। उगाना समथिंग, टी कॉफी उगाने से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और मैन्युफैक्चरिंग करना उस पर बिजनेस एक्टिविटी है। तो मैं बाइफरकेट कैसे करूं कि कितना बिजनेस है और कितना कितना एग्रीकल्चर है? तो सरकार इसका रूल देती है। सरकार ने रूल दिए, रूल नंबर 8, रूल नंबर 7A, 7B और 7A। कैसे? टी, कॉफी, रबर। टी, कॉफी, रबर। हमारा काम क्या था? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, आप साथ ग्रो करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो। अच्छा, तो हमें बाइफरकेशन चाहिए भैया, कितनी हमारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर इनकम से आती है और कितनी पीजीपी से इनकम आती है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम से जो जो मेरी एक्टिविटी आएगी, वो एक्टिविटी तो एग्जाम्प्ट होने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स तो सरकार ले ही नहीं सकती, इनकम टैक्स तो लग ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जाम्प्ट इनकम होने वाली है। और ये सेक्शन नंबर 10(1) में जाके एग्जाम्प्ट होती है। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में जाके एग्जाम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट होने वाली है, यानी कि टैक्स कितना करने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ मैं पीजीबीपी इनकम। तो बाइफरकेशन करना जरूरी है कि नहीं है? तो रूल 8, रूल नंबर 7B और रूल नंबर 7A में बाइफरकेशन ही दिया गया है। तो देखो ना, आप लोगों को ऊपर याद है किस सीक्वेंस में लिखा था? टी, कॉफी, रबर, ये याद होना चाहिए, टी, कॉफी, रबर। इसी सीक्वेंस में आपको बोलना है हमेशा। हमेशा याद कर लो, इसी सीक्वेंस में बोलोगे, टी, कॉफी, रबर। अब इधर भी आ जाओ, चलो। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बात करनी है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ही वो कह रहा था ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कहां गया? आ जाओ, ग्रो और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो इधर भी हम वही वाली बात करेंगे। आप ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या बोलना है? टी, कॉफी, रबर। अच्छा, टी, कॉफी, रबर के साथ बोलो 40, 25, 35। 40, 25, 35 बोलो, 40, 25, 35 अगेन। टी, कॉफी, रबर, 40, 25, 35 बोलो मेरे साथ। अरे बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। टी, कॉफी, रबर, 40, 25, 35 बोलते जाओ। टी, कॉफी, रबर, 40, 25, 35 मतलब क्या है? टी के अंदर 40, कॉफी के अंदर 25, रबर के अंदर 35, ये हमारी पीजीपी इनकम है। ये हमारी पीजीपी इनकम। बैलेंस इनकम हमारी क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। बैलेंस इनकम निकालना तो आता है ना, 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60 आएगा। ये तो आता है ना। तो टी, कॉफी, रबर, पीजीपी इनकम क्या होगी इसकी? 40, 25 और 35। ये कब? जब मैं ग्रो और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूं। बट पता है, कॉफी वाले केस में ना एक काम और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। कुछ कंपनीज उसको रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग की कुछ और सर्विसेज उसमें ऐड ऑन करके देती हैं, जिससे कि कॉफी थोड़ी और प्रीमियम क्वालिटी की बने। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? ग्रोइंग वाला काम तो कर लिया ना, अब आप रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग करके आप उसको और चमका रहे हो। चमकाने वाला काम उगाने का काम नहीं है ना, ये तो आपने बेचने के लिए किया। पीजीबीपी इनकम है ये तो आपकी, पीजीबीपी के लिए किया, बिजनेस के लिए पर्सपेक्टिव से किया है, तो यहाँ पर आपको बिजनेस का कंपोनेंट बढ़ा देते हैं, जो आपको करके 25 से करके क्या कर देते हैं? 40। यानी कि आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ 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 आप क्या कर रहे हो? रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग भी कर रहे हो, तो आपका पीजीपी कंपोनेंट बढ़ जाता है, विच इज 40%, एंड द बैलेंस इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो याद करो पहले, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग याद करो। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है टी, कॉफी, रबर, 40, 25, 35। अंडरस्टूड? रोस्टिंग है तो 40 हो जाता है आपका पीजीपी इनकम फॉर द पर्पज ऑफ कॉफी। ये वाला काम टी और रबर में नहीं होता है, इसलिए उस पर उधर कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही जो भी टोटल इनकम आई, इसमें से मैंने एग्जांपल लिया टी वाला। ठीक है ना, इधर आप लिख सकते हो टी के केस में है ये हमारा। टी के केस में मेरी 40% मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी, वही टैक्सेबल होगी। ठीक है, वही इनकम टैक्सेबल होगी, और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है तो वो आप माइनस करके फाइनली आप इतना टैक्स करोगे, फाइनली आप इतना टैक्स करोगे। बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई?
एक सेकंड, इसको क्या हो गया भाई? ये भी क्या है? क्या क्या हो जाता है? ये आधा कहाँ से हो गया? पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, नई नई चीजें होने लगी हैं। बताओ, ये वाली बातें समझ आती हैं आपको? टैक्सेबल इनकम तक यहाँ तक समझ आएगी, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होगा तो वो यहाँ से आपको अलग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो बताओ, क्या फॉर्मेट टू सोल्व द क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया क्या? पूरा हमने पूरा पूरा एडजस्टमेंट्स के साथ सारा पूरा फॉर्मेट समझ लिया क्या? इस फॉर्मेट को देखोगे सब कुछ याद आ जाएगा क्या? बताओ, इस फॉर्मेट को देखते ही सब कुछ याद आ जाएगा कि पूरा 33 ए बी में मैंने क्या पढ़ा? अच्छा, सेक्शन का नाम कैसे याद होगा? सेक्शन नंबर 33 ए बी, ए से एग्रीकल्चर इनकम, बी से बिजनेस इनकम। इसमें दोनों इन्वॉल्व होती हैं, 33 ए बी, ठीक है? 33 ए बी सब इन्वॉल्व होता है इसमें, एग्रीकल्चर इनकम भी और बिजनेस इनकम भी, ए बी। अंडरस्टूड? ऐसे याद करना। आ जाओ, अब मैं क्या 33 ए बी ए में आ जाऊं? पता है, ए बी और ए बी ए में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। क्या? मैं कह रहा हूं ए बी और ए बी ए में फर्क नहीं है। यस, सिर्फ छोटे मोटे से स्लाइड चेंजेस हैं, बाकी कोई एज सच फर्क नहीं है। वहां पर मैं काम क्या कर रहा था? वहां पर मैं टी कॉफी रबर का काम कर रहा था। यहां पर बस मेरा काम हो जाएगा, मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करूंगा या फिर प्रोस्पेक्ट करूंगा, क्या? नेचुरल गैसेस या फिर कोई मिनरल्स वगैरह, ठीक है? पेट्रोलियम इन इंडिया या फिर नेचुरल गैसेस, ये मेरा काम होगा। यहाँ पर कंपनी ही हो सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं हो, सॉरी, यहाँ पर क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी एसएससी हो, नेचुरल गैस और प्रोडक्ट और किसका काम करता है? पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन का काम करता है। अब देखो ना, टी कॉफी रबर तो कोई भी बना सकता है, टी कॉफी रबर तो कोई भी बना सकता है, बट क्या हर कोई आदमी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर सकता है क्या? इसमें तो कई सारे नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे क्या? प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम करोगे कहाँ पर? वो भी इंडिया में ही करोगे। कहाँ करोगे? इंडिया में ही करोगे, ठीक है? वहां पर आप नबार्ड में डिपॉजिट करते थे, यहाँ पर आप एसबीआई के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, विच विल बी साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। अच्छा, वहां पर आप कब तक करते थे? 30 सितंबर तक करते थे। यहाँ पर आप अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर करोगे, यानी कि आपको 31 मार्च 2026 तक ही आपको फाइनली अब डालना पड़ेगा पैसा, ठीक है ना? जो भी आप डिडक्शन लेने वाले हो बिफोर सेटिंग ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, आप जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे ना, वो डिडक्शन लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हटाना, मतलब आप उसको सेट ऑफ मत करना, उससे पहले ही डिडक्शन लेना, क्योंकि सेट ऑफ हम बाद में करते हैं, ठीक है ना? अब लोअर ऑफ द टू की डिडक्शन मिलने वाली है, क्या? वही देखो, अमाउंट डिपॉजिट और 20% हो गया, यहाँ पर पहले 40% था, यहाँ पर क्या हो गया? 20% हो गया, ठीक है ना? और जो भी है, कहाँ यूटिलाइज करोगे? जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने बोला होगा वहां वहां यूटिलाइज करना। 33 ए बी में तो बता दिया था कहाँ यूटिलाइज नहीं करना, यहाँ बोल दिया जहां उन्होंने कहा है वहीं यूटिलाइज करना, अदरवाइज कहीं भी यूटिलाइज और मत करना। बट सुनो ना, मेरी एक कंपनी है, एओपी है। एओपी काम करती है ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का, ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का काम करती है। इसने कोई प्रॉफिट कमाया, उस पर इसने 33 ए बी ए के हिसाब से इसने टैक्स पे किया, इसने 33 ए बी ए के हिसाब से टैक्स पे किया। अंडरस्टूड? नाउ समझो, ये प्रॉफिट को उसने अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, यही प्रॉफिट को उसने अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितने भी उसके मेंबर्स थे उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या ये मेंबर्स को 33 ए बी ए के हिसाब से टैक्स देना है क्या? क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट तो 33 ए बी ए वाला ही है ना। जी नहीं नहीं नहीं, 33 ए बी काम किसने किया? एओपी ने। तो एओपी 33 ए बी ए के हिसाब से टैक्स होगी। मेंबर्स को जो प्रॉफिट मिला ना, वो उनकी नॉर्मल इनकम है, बी इट अ सैलरी इनकम और देयर बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, वो उसी हिसाब से टैक्स होगी, 33 ए बी ए के हिसाब से टैक्स नहीं होगी। सेम इन द केस ऑफ अ फर्म। तो यही बोला गया, देखो, डिडक्शन ऑफ 33 ए बी ए ना, वो नॉट बी अलाउड इन कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म और मेंबर ऑफ एओपी बीओआई। इनके लिए, मेंबर और पार्टनर के लिए एलिजिबल है क्या? नहीं। अगर डिडक्शन जो क्लेम की गई है इस सेक्शन में बाय द फर्म और एओपी और बीओआई, अगर एओपी बीओआई ने ऑलरेडी डिडक्शन ले ली है, तो क्या मेंबर्स भी एडिशनली डिडक्शन लेंगे क्या 33 ए बी ए की? जी नहीं, वो अलग से डिडक्शन नहीं ले सकते, उनके लिए वो अदर इनकम है, वो उनके लिए प्रोफेशनल इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम हो सकती है, उनके लिए ये 33 ए बी ए वाली इनकम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो ना, यहाँ पर मेरे को साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में पैसा डालना है,
ठीक है, अब यहाँ पे पैसा अक्यूमुलेट होता रहता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता रहता है, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिली वो भी उसी पैसे अकाउंट में पड़ी हुई है, तो क्या जो इंटरेस्ट उसमें एड ऑन होती जा रही है, क्या वो भी डिपॉजिट माना जाएगा? हाँ जी, वो जो इंटरेस्ट उसमें एड ऑन होती जा रही है, जो भी पैसे पर मुझे इंटरेस्ट मिल रही है और इंटरेस्ट भी उसी अकाउंट में पड़ी हुई है, तो क्या वो इंटरेस्ट भी डिपॉजिट की तरह मानी जाएगी? जी हाँ। तो कोई भी अमाउंट जो क्रेडिट होता है स्पेशल अकाउंट में या फिर साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, उसको भी आप डिपॉजिट की तरह मान सकते हो। बाकी के सारे पॉइंट 33 ए बी के हिसाब से स्टेप्स टू कंप्यूटेशन क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन 33 ए बी। ठीक है, वही 8 साल से पहले बेचना मत, ये सब वो सारी बातें सेम है। बोलो, क्या आपको 33 ए बी इजीली कंप्लीट हो गया? पता है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पूरे पीजीपी का यही होगा, कभी नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाता। एमसीक्यू में शायद पूछ ले, बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो ये यूजुअली आज तक नहीं आया है, और शायद आने के इसके चांसेस भी नहीं है। एमसीक्यू में शायद ये वाला पार्ट पूछ लें वो, दैट्स इट, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 35, इसके बाद बस हमें आज यहां तक कंप्लीट करेंगे हम। मैं आपको पहले बता दूं, बस इतना सा है, एक डेढ़ पेज भी नहीं है, इतना सा ही पढ़ना है बस। सर पर बहुत बड़ा होगा ना? नहीं नहीं, बहुत आसान है और बहुत जल्दी खत्म होगा, देखना। बहुत आसान है, बहुत जल्दी। मुझे आप अगले 20 मिनट दे दो बस, ज्यादा से ज्यादा। जल्दी छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट दे दो, पर मैं 20 मिनट में आप लोगों को सब समझा दूंगा इजीली, आराम से। देखो, हम दोनों बैच साथ लेके चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। वहां पर जितना कवर हुआ यहाँ पर भी उतना ही हम कवर करेंगे, साथ के साथ चलेंगे। 10-5 मिनट ऊपर नीचे दोनों बैचेस में थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, कभी आपके में थोड़ा सा समय लगता है तो उधर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, कभी उधर थोड़ा सा समय लगता है तो आपके में थोड़ा जल्दी हो जाता है। बस वो हल्का सा 5-10 मिनट का वेरिएशन आता है। ठीक है, तो हम सिलेबस हम दोनों बैच में साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है, समझो मेरी बात। सेक्शन नंबर 35 कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि मैंने साइंटिफिक रिसर्च में कुछ खर्चा किया, या तो मेरी खुद की ही फर्म साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है, या फिर मैं तो एक इंडिविजुअल हूं पर जो कंपनी साइंटिफिक रिसर्च में काम करती है ना, मैंने उसको कंट्रीब्यूशन दिया। दो काम हो सकते हैं। पहला काम क्या, कि साइंटिफिक रिसर्च करने वाली कंपनी मेरी खुद की है। दूसरा काम क्या, कोई और कंपनी है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है। दोनों ही केसेस में ये समझो 100% कंट्रीब्यूशन अलाउ होता है। जो भी है 100%, अगर मैंने कंट्रीब्यूट किया तो मैंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया 100% की मैं डिडक्शन ले सकता हूं। और अगर मेरी खुद की कंपनी है तो भी मैं जितना खर्चा कर रहा हूं ना, सबका मेरा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, सब अलाउड है। यहां पर पता है स्पेसिफिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस सेक्शन में आके अलाउ कर दिया जाता है। बट सिर्फ एक चीज है, लैंड। लैंड की आपको किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन नहीं दी जाती, उसके अलावा आप कोई भी चीज खरीदो सबकी डिडक्शन आपको मिलेगी। सुनो, अगर मैंने आज कर, अब ये वाली चीज मैं पता है क्या कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, ये वाले टेबल में क्या है, मेरा बिजनेस है साइंटिफिक रिसर्च का। अगर मैंने कोई भी खर्चा किया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, चाहे मेरा अब बिजनेस ताजा ताजा है या फिर मेरा पुराना बिजनेस है, कोई मैटर नहीं करता, पर खर्चा मेरा इस साल का है ना, और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, उस पर खर्चा किया ना। अच्छा, क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 100% डिडक्शन मिल जाएगी, सारी कैपिटल एक्सपेंसेस की मिलेगी, बस लैंड को छोड़ देना नहीं मिलेगी। अच्छा, रेवेन्यू खर्चा किया, 100% डिडक्शन ले लेना, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खर्चा किसका, इस साल का जब बिजनेस या तो ताजा ताजा बना है, शुरू हो चुका है उस साल का, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इस साल जो भी आपने खर्चा किया वो। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस अभी मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अभी बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से पहले, क्योंकि तो वो साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस है ना, तो उससे पहले मैं फीजिबिलिटी स्टडी करवा रहा हूँ, क्या ये मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हो सकता है मैं कुछ साइंटिस्ट से मिलकर बातचीत कर रहा हूँ, आइडिया गैदर कर रहा हूँ, या फिर कुछ मेरे को अगर लैब में कुछ रिसर्च वगैरह करवानी है, रिपोर्ट करवानी है, या फिर किसी भी तरह से कुछ टेस्ट वगैरह करवाना है कि मेरा बिजनेस सही चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये मैं सोच रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। इसको करने में मेरे को पता है 3 साल लग गए, ये सब काम करने में मुझे 3 साल लग गए। 3 साल बाद जाके मैंने क्या किया, अपना बिजनेस ओपन किया। कौन सा बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस। बट सरकार इतनी अच्छी है ना इस साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, आपने बिजनेस चाहे आज से शुरू किया, पर आपने ये 3 साल पहले खर्चे, 3 साल तक आपने पहले खर्चे किए हैं कि नहीं किए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे खर्चे किए हैं मैंने तो भाई, फिजिबिलिटी स्टडी ऐसी थोड़ी ना हो जाती, मार्केट में फिजिबिलिटी स्टडी कराने के भी लाखों रुपए लगते हैं। हाँ, मेरे को कई सारे टेस्ट कराने पड़े, कई सारे साइंटिस्ट
फार्मासिस्टों से बात करनी पड़ी, मुझे यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना पड़ा, मेरे को कितने सारे खर्चे करने पड़े, मेरे को कई सारी प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, मैंने वो सब भी किया। तो अच्छा आपने ये 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अंदर किया है। देखो 3 साल से पहले किया और 4 साल पहले, 5 साल पहले, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। 3 साल से पहले मतलब आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट से 3 साल पहले आपने कोई खर्चे किया क्या? नया बिजनेस अभी बना है पर उससे पहले आपने 3 साल कुछ खर्चे किए थे क्या? मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने किए थे। तो कह रहे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो सब अलाउड है, लैंड तो मिलने ही नहीं वाला। बट एक रिस्ट्रिक्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी और मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर मिलेंगे, वो भी कितना, जितना प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अप्रूव करेगी उस एक्सटेंट तक ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सैलरी और मटेरियल वही मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी डिडक्शन दे दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो सारी डिडक्शन है ही। ठीक है। बट सुनो ना, अब आपने क्या किया, मैं कह रहा हूं मैंने बिजनेस इसी साल लॉन्च किया 25-26 में, पर मैंने पुराने 3 साल का क्या ले लिया, डिडक्शन ले लिया। देखो इस साल ही मैंने बिजनेस लॉन्च किया तो इस साल ही तो मेरी बहुत ज्यादा सेल नहीं होगी। सपोज करो यहाँ मेरी सेल होती है 100 लाख रुपीज की, पर 3 साल के सारे खर्चे ले लिए, कितने, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ले लिए, रिवेन्यू भी ले लिए, इधर के भी सारे कैपिटल ले लिए, इधर के भी सारे रेवेन्यू ले लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, और यहाँ पर आ गया मेरा 500 लाख रुपीज का खर्चा। यानी कि मेरे को 400 लाख रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। 400 लाख रुपीज का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सरकार कहते हैं वेट करो, ये वाला लॉस भी है ना, हम इसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक इसको भी लेकर चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक इसको भी लेकर चले जाओ। तो जो भी आएगा ना आपको बिजनेस लॉस जो भी आएगा ना, वो उसको सेम ट्रीट किया जाएगा एज द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, एंड वैसे ही इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। बोलो क्या आप लोगों को ये वाले पॉइंट समझ आ गए, जहां पर हम खुद बिजनेस कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च का? इजी है, कोई टफ वाली चीज नहीं है, चार्ट से टेबल से बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। सेकंड बात करेंगे, जहां पर हम, हमारा खुद का बिजनेस नहीं है इसका, बट हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कहां कहां कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, देखो ना, कहां कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दे रहे हैं कहां, हम किसी भी नोटिफाइड बॉडी में ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए नोटिफाइड बॉडी क्या कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है, सोशल साइंस का काम कर रही है, फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च का काम कर रही है, या फिर मैं किसी नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, यूनिवर्सिटी, या फिर एक ऐसे पर्सन को कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं जिसको अप्रूव कर दिया है, अप्रूव कर दिया है किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने कि आप इसको डिडक्शन, आप इसको अगर पेमेंट करोगे तो साइंटिफिक रिसर्च का पेमेंट माना जाएगा। या फिर मैं किसी एक इंडियन कंपनी को, या फिर मैं किसी इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं, या फिर मैं किसको कर रहा हूं, इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है। और वो सीसीआईटी ने, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बोला हुआ है कि यस आप इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट दे सकते हो, इसको अप्रूव्ड है। अगर आपने किसी ऐसी इंडियन कंपनी को भी पेमेंट किया है तो भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आती है क्या? तो यानी कि कोई साइंटिफिक रिसर्च को दे रहे हो, सोशल साइंस को दे रहे हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च को दे रहे हो, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी पर्सन को दे रहे हो, या फिर किसी इंडियन कंपनी को दे रहे हो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, और जो अप्रूव कर रखा है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कि आप इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट दे सकते हो, वो सब अलाउड है कि नहीं है, जल्दी से बोलो। सब अलाउड है, 100% डिडक्शन आज ले जाओ। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 की बात सुनो, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 सिंपल सी एक बात कह रहा है कि सपोज मैंने आज किसी को कंट्रीब्यूशन दे दिया, क्यों? क्योंकि वो अप्रूव था, नोटिफाइड अथॉरिटी थी, नोटिफाइड बॉडी थी, वेरी गुड। बट जैसे ही मैंने उसको डिडक्शन, जैसे ही मैंने उसको कंट्रीब्यूशन दिया ना, 1 महीने बाद उसने कुछ ऐसे कांड कर दिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली और कह दिया अब से कोई इसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, दे रहे हो तो उसकी कोई डिडक्शन मत लेना। ठीक है। साल खत्म हुआ, मैंने रिटर्न फाइल करी, मैंने डिडक्शन ले ली, एओ मुझसे क्या सवाल पूछ सकता है, सब मत मेरे उस डिडक्शन पे गलत, मतलब मेरी उस डिडक्शन को गलत बता सकता है क्या, ये कह के कि ये तो कंपनी नोटिफाइड ही नहीं है? नहीं। जब मैंने पेमेंट किया था उस कंपनी को तब वो नोटिफाइड थी, तब मैंने उसको पेमेंट किया था, तो उस पॉइंट पर वो नोटिफाइड थी ना, तो उस पॉइंट के हिसाब से आज मुझको डिडक्शन मिल जानी चाहिए। मेरे कंट्रीब्यूशन करने के बाद उसका क्या हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी बंद हो गई, उसका नोटिफिकेशन छिन गया, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज जब उसको पेमेंट किया तब उसकी नोटिफिकेशन थी, तब मैं उसको अलाउ, तब मैं उसको पेमेंट कर सकता था, इट वॉज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। मेरे पेमेंट करने के बाद क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ना क्या कहता है, द असेसी शैल नॉट बी डिनाइड,
not be denied the deduction in respect of any sum paid to the institution to which this section applies merely on the ground that subsequent to the payment of such sum by the assessee. जैसे ही आपने पेमेंट किया उसके बाद सब्सिक्वेंट द अप्रूवल ग्रांटेड टू सच इंस्टीट्यूशन वाज विड्रॉन, जो अप्रूवल हमने ग्रांट करी थी वो विड्रॉ हो गई, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरी डिडक्शन आप इस बेसिस पर डिनाई नहीं कर सकते, इस बेसिस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड, अच्छा आपको डिडक्शन मिलेगी कैसे, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने डोनेट किया है? आप तो ऐसे कुछ भी, आप तो ऐसे कोई भी वो डाल दोगे, इट्स नॉट अ प्रेयर इट्स अ पेयर, आप तो कोई भी ऐसे फेक और बोगस डोनेशन डाल दोगे कि मैंने इतना डोनेशन दिया है। सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने इतना सच में डोनेशन दिया है? तो सरकार ने कहा जो डोनेशन ले रहा है दैट इज अ डोनी, जो डोनेशन ले रहा है उसके पास दो काम है, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जिसने डोनेशन दिया है उसको एक सर्टिफिकेट देगा कि यस हमने आपसे इतने इतने रुपए का डोनेशन रिसीव किया है, ठीक है, आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। तो एक सर्टिफिकेट देगा किसमें, फॉर्म नंबर 10B में। कब तक देगा, 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर क्या 25-26, तो इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि आपको 31 मार्च 2026, सॉरी 31 मई 2026, यहां तक आपको क्या देना पड़ेगा, एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10BE में। और इसी डेट तक आपको सरकार को भी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो फॉर्म नंबर 10BD में, जिसमें आप क्या बताओगे, हमने इस साल, इस पूरे साल में इतने 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 लोगों से इतना 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 कंट्रीब्यूशन लिया है और उसका पैन नंबर ये है, तो फॉर्म नंबर 10D में बताओगे। तो अब जब आप सरकार के पास जाओगे ना, जब जिसने डोनेशन दिया है वो सरकार के पास जाएगा और कहेगा कि मैंने इतने का डोनेशन दिया है, सरकार देखेगी लाओ फॉर्म नंबर 10BE दिखाओ, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, मैं कह रहा हूँ हाँ, अच्छा वो चेक करेगी 10BD से, क्या इस आदमी ने यानी कि इस कंपनी ने, इस इंस्टीट्यूशन ने, क्या इस आदमी का पेन दिया है, क्या इसने सच में कंट्रीब्यूशन किया, क्या करेगा, हाँ मैच तो हो रहा है, ठीक है, दोनों चीजें मैच हो रही हैं, बात खत्म, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सो जस्ट टू चेक कि आप कोई गलत डिडक्शन ना ले लो, आप कोई फेक डिडक्शन ना ले लो, सरकार ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। दैट्स इट, ये नॉर्मल सी बात है। पॉइंट नंबर 2 इतना ज्यादा याद मत रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 31 मई तक आपको ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर देखो, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बात बताई थी और मैं अभी भी बता रहा हूं कि अगर आप सेक्शन नंबर 35 में आते हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ये बात पे आओ जल्दी से, एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ गया हमारा, हाँ मैंने इस पर कहा था, देखो 100% की जब बात कही थी, देखो मैंने यहाँ लिखा था सेक्शन नंबर 35 कहेगा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी इस पर नहीं मिलेगा, एडिशनल की तो मना ही कर दी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, समझे क्या? सेक्शन नंबर 35 की ये वाली बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई, लिंक हो गई क्या, समझ आ गई? चलो, अब कहता है कि लैंड और बिल्डिंग आपने एक कंपोजिट अग्रीमेंट में खरीद लिया, यानी कि आपने लिख दिया कि लैंड और बिल्डिंग में दोनों खरीद रहा हूं, कितने में, सपोज करो 5 CR में मैंने लैंड और बिल्डिंग दोनों खरीद ली, छोटी सी बिल्डिंग थी कोई, एक छोटा सा घर और लैंड, और ठीक है मैंने उसे 5 CR में खरीदा। अब इसमें बाइफर्केशन नहीं है कि लैंड कितना और बिल्डिंग कितनी, तो इसको मैं फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर बाइफर्केट करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर बाइफर्केट करूंगा कि मार्केट में लैंड की बिल्डिंग, लैंड की रेट क्या चल रही है, बिल्डिंग की रेट क्या चल रही है। तो अगर जब मैं बाइफर्केट करूंगा तो लैंड की तो डिडक्शन नहीं ले पाऊंगा, बिल्डिंग की डिडक्शन ले लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। बट अगर सर 5 करोड़ का मैंने अग्रीमेंट किया, उसमें मैंने लिख दिया 2 करोड़ की मैंने लैंड खरीदी है, 3 करोड़ की मैंने बिल्डिंग खरीदी है, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी आप डिडक्शन ले लेना ऑन द बेसिस ऑफ द अग्रीमेंट। बट अग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि कितने की लैंड है और कितने की बिल्डिंग है, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, तब आप डिडक्शन ले सकते हो। तो यही लिखा देखो, इफ द लैंड एंड बिल्डिंग परचेज थ्रू अ कंपोजिट एग्रीमेंट, तो जो कॉस्ट होगी लैंड एंड बिल्डिंग की ना, वो बाइफरकेट की जाएगी बेस्ड ऑन द एफएमबी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द लैंड तो वो तो अलाउ ही नहीं होती एज अ डिडक्शन। बताओ सेक्शन नंबर 35 खत्म हो गया, सेक्शन नंबर 35 खत्म हो गया, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, 100% डिडक्शन मिलती है, बस बात खत्म, क्योंकि एवरीथिंग इसमें कवर्ड है। ठीक, 35 जैसा ही एक बिल्कुल ताजा ताजा सेक्शन है, कैसा सेक्शन है, एकदम बायोटेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, 35 जैसा ही है। देखो 35 का ही पार्ट है, 35 में आपने कई सेक्शन पढ़े, 35(1)(2)(1)(3), 35(2)(a) भी पढ़ा आपने, 35(1)(2)(a) भी पढ़ा। अब जैसे 35(2)(a) पढ़ा ना, वैसे ही एक नया बिजनेस है 35(2)(a)(b), बायोटेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, यानी कि है किसमें, सेक्शन नंबर 35 का ही पार्ट है, अलग से है बट सेक्शन नंबर 35 का ही पार्ट है। बट सुनो ना,
आप लोगों को एक याद आती है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट याद आता है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। बोलो ना, पढ़ाया हुआ है मैंने, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, उसमें एक चीज मैंने बताई थी, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। बोलो किस किस को याद है ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन? मैं देखो सब चीज लिंक करा के सब चीज आप लोगों को पढ़ा दूंगा। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किस किस को याद है? उसमें क्या बोलते थे हम, एक सेक्शन के जितने भी सब सेक्शंस हैं उन सबको आप हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करोगे, यानी कि हारमोनियस सबको एक साथ पढ़ोगे और सब पार्ट को मतलब देने की कोशिश करोगे, हर पार्ट को आप मतलब देने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, वो यहां पर लगने वाला है। अगर देखो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको भी यहां पर भी 100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है इन द बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, सारे रेवेन्यू खर्चों का, सारे कैपिटल खर्चों का। पर कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि असेसी जो होना चाहिए ना, हर असेसी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी असेसी चलेगी। कौन होनी चाहिए असेसी? कंपनी, क्योंकि आपका काम ही देखो ना बड़ा है। नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसे काम कर सकता है क्या? बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस कुछ सुन के ही बड़ा सा लग रहा है ना कुछ। बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, तो यहाँ पर कंपनी हमेशा असेसी कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी, कोई और हो सकता है क्या? नहीं। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग, आपको हर चीज की डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो, बट एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग नहीं मिलेगी। मतलब लैंड तो हमारे को 35 में भी नहीं मिल रही थी ऊपर, ये कह रहा बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी। किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए। बट सुनो ना, अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जब करोगे ना, और एज पर आईसीएआई क्वेश्चन, आईसीआई का एक क्वेश्चन है, उसका भी जब आप उसको भी जब आप पढ़ोगे, उसको भी जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे और हारमोनियसली जब सारे सेक्शंस को पढ़ लोगे ना, तब आपको मैं एक समरी बनाकर दे रहा हूं जो आप लोगों के काम आएगी। लैंड की डिडक्शन तो देखो ऊपर भी नहीं मिलती थी, ये सेक्शन भी नहीं दे रहा, छोड़ दो। बिल्डिंग की डिडक्शन ये वाला सेक्शन नहीं दे रहा है, बट क्या सेक्शन नंबर 3514 दे देता था क्या? वो कहता था भैया मेरा बिजनेस है ना साइंटिफिक रिसर्च का, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च बिजनेस भी वही है, साइंटिफिक रिसर्च, उसमें 3514 कैपिटल एक्सपेंडिचर देता था ना मेरे को, हर चीज का दिया ना एक्सेप्ट लैंड, तो मेरे को यहाँ बिल्डिंग का भी मिलेगा, यहाँ बिल्डिंग का भी मिलेगा। तो यहाँ स्पेसिफिकली चाहे बिल्डिंग इन लोगों ने लिखा हो, चाहे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हो कि उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट मेरे को सेक्शन नंबर 35 2 ए बी में नहीं मिलेगी, तो मैं 3514 में जाके बिल्डिंग की डिडक्शन क्लेम कर लूंगा। तो बिल्डिंग की डिडक्शन भी मिल जाती है। एक क्वेश्चन आएगा आईसीआईएसएम का क्वेश्चन होगा, इलस्ट्रेशन है शायद, उसमें फिर ये मत कहना सर ये क्यों मिला। मिल जाता है क्योंकि हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। बाकी सारे रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सब 100% आपको अलाउ होते हैं। असेसी आपकी कंपनी ही होनी चाहिए, और असेसी मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए किसके? और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है तो ही। और जो रिसर्च है वो अप्रूव करी हो किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने। तो छोटा सा सेक्शन था, इसमें कुछ नहीं, 35 के साथ ही पढ़ोगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेसी कौन होना चाहिए? कंपनी। कंपनी नहीं है तो कोई एसएससी यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरा क्या? लैंड होनी चाहिए, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिल्डिंग है तो डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे सेक्शन नंबर 35 2 ए बी मना करता हो तो, पर 3514 में जाके आप उसकी डिडक्शन ले पाओगे। और सारे अदर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आप लेते रहो, जितना चाहो उतना ले लो। बोलो, यहां तक समझ आ गया आपको? 2 मिनट का आपको समय दूं, यहां से लेकर एक बार 35 पूरा पढ़ लो। 35 यहां से यहां तक 2 से 3 मिनट का समय लो, ये पूरा का पूरा पढ़ो। देन हम आज का सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। बस पढ़ो, अभी पढ़ो 2 से 3 मिनट, मुझे पता है आप लोग घर पे जाके नहीं पढ़ने वाले। 2 से 3 मिनट लो, अभी पढ़ो इसे।
यस। सो आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लिया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अब हम मिलेंगे कल। कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे पीजीपी चैप्टर को। आई होप आप लोगों को अभी तक पीजीपी चैप्टर टफ ना लगा हो, और कहीं भी थोड़ा बहुत होना, कहीं भी आपको लग रहा हो कि इसको दोबारा देखना है, आप लोगों के पास एक्सेस पूरा है, इसको आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है ना, जहां जहां से भी आपको लग रहा हो। और प्लीज खुद से एक बार रिवाइज जरूर करते रहना, अपने नोट जो बना रहे हो उसको रिवाइज करते रहना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सब चीज़ें सेटल होती जाएंगी। कोई डाउट्स हो, आप लोग के पास नंबर है, नंबर पर आप लोग डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से डिस्कस कर सकते हो जो भी डाउट आप लोगों के होंगे। ठीक है। बाकी किसी को अगर क्वेश्चन बैंक खरीदनी है तो क्वेश्चन बैंक अब अवेलेबल है टू परचेज ऑन द वेबसाइट। अगर आपको क्वेश्चन बैंक की प्रिंट निकालनी है, हालांकि आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपीज है, अगर फिर भी किसी ने नहीं निकाली और निकलवानी है उसे सॉफ्ट कॉपी, उसको हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवानी है या फिर हमसे चाहिए, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट। आपके घर तक वो आपके क्वेश्चन बैंक आ जाएगी। कॉन्सेप्ट बुक अभी अवेलेबल नहीं है टू परचेज, वो बाद में होगी, तब तक आप लोग उसे प्रिंट निकलवा सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल गई है टू, जिससे आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।